अब धोखा नहीं होना चाहिए। गुंडा के दवाई फांसी। एसटीएम जौन मारावेला हाथ बा वायर में खड़ा रहा है। जांच करके यहाँ पर कीजिए। विश्वास दिला रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार का सबसे चर्चित और सबसे विवादित एनकाउंटर भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला लगभग सुलझने जा रहा है। अब देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके बारे में आप सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन अब भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो अनसुलझे हुए हैं। मसलन भरत तिवारी पर कितनी गोलियां चलाई गई इसका पता आपको चल चुका है। किसकी गोली से भरत तिवारी की मौत हुई इसका पता आपको नहीं चल पाया। अब दो पिस्टल कौन कौन से हैं, किनके किनके दो हथियार हैं जो जब्त किए गए हैं, और ये कैसे पता चलने वाला है कि भरत तिवारी पर किसके पिस्टल से गोली चलाई गई थी और कैसे चलाई गई थी। ये चंद सवाल हैं जिन सवालों के जवाब लोग आज भी तलाश रहे हैं। तो अब समझ लीजिए कि दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है, क्योंकि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में हर रोज एक नया मोड़, हर रोज एक नई तस्वीर और हर रोज आते हुए नए बयानात जो हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अब ये एनकाउंटर का मामला सिर्फ बिलौटी गांव तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब ये पूरे बिहार और बिहार से बाहर निकलकर दूसरे प्रदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ। अब देखिए, हम आपको कुछ तथ्य प्रस्तुत करते हैं। इन तथ्यों में क्या होगा, भोजपुर जिले के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में अब जांच ने नया और अहम मोड़ लिया है। पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का सहारा ले रही है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद घटना में जब्त किए गए हथियार, खोखे और अन्य साक्ष्यों को विधि वैज्ञानिक प्रयोगशाला यानी कि एफएसएल भेजने की तैयारी तेज कर दी गई है। माना जा रहा है ये पूरा जांच जो है, ये जांच पूरे मामले की तस्वीर साफ कर सकता है। अब कैसे? पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक घटना के 8 दिन बाद राज्य विधि आयोग की जांच टीम 25 जून 2026 को शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव पहुंचती है, जिसका नेतृत्व पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा कर रहे थे। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन अब पुलिस अधिकारियों के मुताबिक फोरेंसिक जांच के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि घटनास्थल से मिले खोखे आखिर किस हथियार से फायर किए गए थे। इसके साथ ही पुलिस और आरोपी पक्ष के हथियारों का बैलिस्टिक मिलान भी कराया जाएगा और इस प्रक्रिया से यह स्पष्ट हो जाएगा कि एनकाउंटर के दौरान कितनी गोलियां चली और किस हथियार से चली। अब जो जानकारी है यह भी समझिए। जांच के लिए कुल 3 पिस्टल भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 पुलिसकर्मियों की सरकारी सर्विस पिस्टल और 1 पिस्टल मृतक भरत तिवारी के पास से बरामद बताई जा रही है। इसके अलावा घटनास्थल से मिले खोखे और अन्य सामान भी जांच का हिस्सा होंगे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शाहपुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकार ने अपनी सर्विस पिस्टल से 1 राउंड फायर किया था, तो वहीं एसटीएफ जवान अक्षय कुमार द्वारा 4 राउंड फायरिंग की बात प्राथमिकी में दर्ज है। यानी पुलिस की ओर से कुल 5 राउंड गोली चलने का दावा किया गया है। और एक वीडियो आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे एसएचओ मालाकार का, तो उस स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने कबूल किया था कि अक्षय कुमार नाम का एक जवान है जिसने गोली चलाई थी, उसका भी नाम है। तो ये तमाम चीजें पुलिस का यह कहना है कि मुठभेड़ के दौरान भरत भूषण तिवारी के पास से एक लोडेड अवैध पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखे और 1 मैगजीन बरामद की गई थी। एफएसएल टीम ने मौके से इन सभी साक्ष्यों को इकट्ठा कर पुलिस को सौंपा था। अब यही साक्ष्य जांच में सबसे अहम कड़ी साबित होने वाले हैं, ऐसा माना जा रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी भी एनकाउंटर मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट बेहद अहम होती है। बैलिस्टिक जांच के जरिए भी यह पता चलता है कि कितनी गोली जो है कितनी दूरी से चलाई गई, किस दिशा से आई और हथियार का इस्तेमाल वास्तव में हुआ भी था या नहीं। ऐसे में केस में भी एफएसएल रिपोर्ट को निर्णायक माना जा रहा है। अब देखिए, फिलहाल इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस की हर कार्रवाई पर नजर रखी जा रही है। जांच एजेंसियां यह भी परखेंगी कि घटनास्थल से मिले सभी साक्ष्य आपस में कितने मेल खाते हैं। रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो जाएगा कि पुलिस का दावा कितना सही है और घटना के दौरान वास्तव में क्या हुआ था। इससे आगे की कानूनी प्रक्रिया भी तय होगी। भरत तिवारी एनकाउंटर केस अब पूरी तरह तकनीकी जांच के दौर में पहुंच चुका है। एफएसएल रिपोर्ट इस केस की सबसे मजबूत कड़ी साबित हो सकती है। अब सभी की नजर इसी रिपोर्ट पर टिकी है जो ये तय करेगा कि उस दिन चली गोलियों का सच क्या था और जिम्मेदारी आखिर किन की बनती है। कहीं ना कहीं बिहार पुलिस इस मामले में फंसती नजर आ रही है और फंसती नजर आई भी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर केस दर्ज नहीं होता। अब इस मामले में बयानों को भी समझना चाहिए। भरत तिवारी जिसका एनकाउंटर हुआ, उसकी मां के घर मतलब उसके घर में जो है लोगों का आना जाना लगातार जारी है।
पुलिस वाले भी आ रहे हैं और जा रहे हैं। पिछले दिनों आपने तस्वीर देखी थी किस प्रकार भरत तिवारी के घर में आधी रात लगभग 11 बजे का समय रहा होगा, तब भोजपुर के एसपी राज जो है वो पहुंचते हैं, यहां बातचीत होती है, ऑन कैमरा क्या क्या बातें होती हैं वो हमने आपको दिखाया। लेकिन उसके बाद जब बयान आया कि एसपी साहब धमकी दे रहे हैं केस उठवा लेने की और कह रहे हैं कि भरत तिवारी जैसा तुम्हें भी मार दिया जाएगा, ये बात उसके भाई ने, भरत के भाई ने और भरत की मां ने कबूल किया, हमने आपको दिखाया। उसके बाद इस खबर के प्रसारित होते ही भोजपुर पुलिस की सफाई आई। भोजपुर पुलिस द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई और कहा गया कि यह भ्रामक खबर है, इस पर ध्यान न दिया जाए। राज जो है, एसपी जो है, वो समझाने गए थे, मामले की जांच करने गए थे, पूछताछ करने गए थे और यहां पर किसी भी प्रकार की धमकी से पुलिस ने किनारा किया। सवाल यह है कि मिलना था तो दिन में चले जाते, शाम में चले जाते या देर रात 7-8 बजे भी जा सकते थे। 28 किलोमीटर की दूरी थी और भरत के घर में जाते जाते एसपी साहब को लगभग 6 से 7 दिन लग जाते। यह भी बड़ा सवाल था। परिवार जो कह रहा है, ये कह रहा है कि एसपी साहब की भी भूमिका है, ऑर्डर उन्होंने भी दिया था। अब ये बात कितना सच है ये हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं और ना ही हम पुलिस पर किसी प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जांच के दायरे में जो पुलिस की कार्यशैली आ रही है, बार बार जो चीजें दिखाई जा रही हैं, वो ये प्रमाणित करती हैं कि पुलिस से कहीं ना कहीं तो अनदेखी हुई है या फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए खुन्नस के आधार पर भरत तिवारी को 5-5 गोलियां मार दी। पहले तो ये बात कही जा रही थी कि 3 गोली मारी गई है, भैया 3 से ज्यादा गोली नहीं मारी गई है। हालांकि उसी दौरान गांव वालों ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि उसे 4 गोली मारी गई। बाद में 4 गोली की बात चलने भी लगी, लेकिन शुरुआत में आपको याद होगा कि 5 गोली कहा जा रहा था। पुलिस ने इस बात को नकारा, लेकिन अब जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो 5 गोली मारे जाने की पुष्टि हुई और गोली ऐसी जगह पर मारी गई जहां से रक्त का स्राव इतना ज्यादा होता है कि वहां से किसी का भी बच पाना नामुमकिन जैसा होता है। और यही हुआ भरत तिवारी के साथ भी। यह इनकाउंटर कितना सही कितना गलत, इस पर बहस आज भी चल रही है। एक पक्ष है जो कहता है कि भरत तिवारी क्रांतिकारी था, दूसरों के लिए आवाज उठाता था और वाकई में पागल था। अगर वो पागल नहीं होता तो क्या जरूरत थी उसे दलितों की आवाज उठाने की, गरीबों की आवाज उठाने की, और क्या जरूरत थी गरीब गुरबों के बीच में जाकर के उनके बीच अपना पिंडदान करने की और ये कहने की कि भैया हम जब तक यहां जिंदा हैं तब तक आप लोगों को परेशान नहीं होने देंगे। ये एक पक्ष कहता है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि भरत तिवारी अपराधी किस्म का आदमी था, वो क्रिमिनल था, वो हथियार दिखा रहा था, पुलिस पर हथियार लहराकर बार बार मारने की धमकी दे रहा था और कई राउंड फायरिंग भी कर चुका था। चलिए ये बात भी सच है, लेकिन भरत तिवारी को क्रांतिकारी कहने वाले लोग इस बात से ताल्लुकात नहीं रखते। कहते हैं कि जो लोग उसे अपराधी बता रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित, वो सिर्फ जात जात की राजनीति करना जानते हैं। भरत तिवारी जनरल कास्ट से आता था, लेकिन उसने जनरल की लड़ाई नहीं लड़ी, वो दलितों की लड़ाई लड़ रहा था और दलितों को उनका हक दिलाने के लिए, जो विस्थापित थे उनको उनका आवास दिलाने के लिए, उनको व्यवस्था दिलाने के लिए वो लड़ रहा था। रास्ता उसने गलत अख्तियार किया हुआ था। हम एक बार फिर से कह देते हैं, जो बार बार अपने वीडियो में हमने कहा है कि अगर न्याय की गुहार को लेकर हर युवा हाथ में हथियार उठाने लगेगा तो समझ लीजिए कि देश की 140 करोड़ आम आवाम के हाथों में सिर्फ और सिर्फ हथियार नजर आएगा। यह कहीं से सही रास्ता नहीं था, लेकिन पुलिस ने उसके बाद जो किया, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल है, क्योंकि अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त आप उसको बताते हैं तो फिर उसे पकड़ना था, उसे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत गोली मारनी थी, पैर में 1 या 2 गोली मार सकते थे, लेकिन खुन्नस में आकर गाड़ी के भीतर जाकर के गोली मारने की जो बात है वो पुलिस को कटघरे में खड़ा करती है। दूसरी बात यह भी है कि लगातार 3 दिनों से शाहपुर के बिलौटी में यह प्रकरण चल रहा था, लेकिन इस दौरान पुलिस ने 3 दिनों तक क्या किया। शुरुआत में जब पुलिस वालों का सस्पेंशन हुआ था तो आपने शायद सुना होगा, बड़ी लोग कह रहे थे कि पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि यह मामला इनकाउंटर से जुड़ा तो था, लेकिन उस दिन के इनकाउंटर से नहीं जुड़ा था। उसके पहले 2 दिनों तक जो बातें हुई भरत तिवारी और पुलिस वालों के बीच में, जिस प्रकार पुलिस जाती है, भरत तिवारी छत से चढ़ करके बोलता है, फायरिंग करता है, उन दिनों पुलिस ने आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की, इस बात को लेकर उनको सस्पेंड किया गया था। ये बातें हैं, लेकिन अब चूंकि इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान को शामिल कर दिया गया, एफएसएल को सारी चीजें भेज दी गई हैं, तो अब यह कहा जा रहा है इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। किसकी पिस्टल से गोली चली, कितनी गोलियां चली, एसएचओ साहब की क्या भूमिका है इसमें, बड़े अधिकारियों की क्या भूमिका है इसमें, सब कुछ साफ हो सकता है यदि तरीके से इसकी जांच की जाए, और ये जांच हो भी रही है जहां तक मेरा मानना है। तो अब इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। आने वाले समय में हमें इंतजार करना होगा कि भरत तिवारी एनकाउंटर केस में आगे की पद्धति क्या होती है और किस प्रकार इसको कंक्लूजन तक ले जाया जाता है, कंक्लूड कैसे किया जाता है। क्योंकि अब भरत तिवारी के माता पिता का यह भी कहना है कि अगर यहां न्याय नहीं मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, हाई कोर्ट में भी आएंगे। अब इसमें आगे देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है और किस प्रकार चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। बहरहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।